So today I am starting with the 10th portion of history, first chapter, historiography, development in the West. What are we gonna learn in this chapter? Tradition of historiography, modern historiography, development of scientific perspective in European historiography, notable scholars. Historical research, writing, and studies are carried out with an objective of understanding the chronology of the past events and the interconnection. This is called This is a continuous process. सो हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे होती है, उसको राइटिंग और उसकी स्टडीज़ कैसे की जाती है. तो सबसे पहले है ना, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी. तो उसमें मेन ये है कि क्रोनोलॉजी समझ में आना चाहिए, ऑर्डर में होनी चाहिए चीज़ें ऑफ द पास्ट इवेंट्स एंड द इंटरकनेक्शंस. उसके अंदर जो इंटरकनेक्शंस है, जैसे जैसी चीज़ है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और उसमें कुछ कनेक्शन होना चाहिए, वैसे लिखनी चाहिए हिस्ट्री. In the physical and natural sciences, the empirical method, laboratory method of experiments and observation is used to verify the available knowledge. तो अगर हम साइंस में देखेंगे तो साइंस में क्या होता है कि एम्पेरिकल मेथड मतलब लैबोरेटरी में जाके ना हम वो चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ इफ़ दिस इज़ राइट और नॉट. तो लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन मिलेगा उससे हमें समझ आ जाएगा. लाइक अगर इफ़ हम एग्जांपल ले तो NaCl, तो दैट इज़ सॉल्ट. तो Na+Cl करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा, वो हमारे पास एक अवेलेबल नॉलेज है. हम उसको टेस्ट कैसे कर सकते हैं, हम उसको लेबोरेटरी में जाके टेस्ट कर सकते हैं. दिस मेथड अलाउज फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस. तो वो ऐसे लॉज बना इस मेथड की वजह से हम लॉज बना सकते हैं. साइंस में लॉज बहुत सारे होते हैं, न्यूटन्स लॉ, देन ग्रेविटेशनल फोर्स, बॉयंट फोर्स, न्यूटन के 3 लॉ है वो. तो उसमें हम लोग लॉज बना सकते हैं जो टाइम टू टाइम चेंज नहीं होंगे. हिस्ट्री क्या है कि पहले कुछ अलग था, अभी कुछ अलग है. मॉडर्न हिस्ट्री, एंशंट हिस्ट्री, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया NaCl. तो अगर हम लोगों को अगर ये इन्फॉर्मेशन अगर पता चला कि NaCl, ये अगर हमें 20 साल पहले भी पता चलता कि हाँ Na+Cl = सॉल्ट, तो अभी भी हमारे पास वही सेम ही फॉर्मूला है ना, Na+Cl = सॉल्ट. सो उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस नहीं आ रहे. दैट इज़ साइंस. वो लॉज से बनता है, उसके अंदर फॉर्मूलाज होते हैं. हिस्ट्री में फॉर्मूलाज लॉज कुछ नहीं होते. दोज लॉज कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली. वो लॉज हम लोग टेस्ट कर सकते हैं और प्रूव कर सकते हैं. ये हमें पता है कि अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो वो नीचे ही आए, ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर से गिर रही है तो वो नीचे ही आएगी. तो ये एक हम प्रूव कर सकते हैं. और वही चीज़ अगर हम देखें इन हिस्टोरिकल रिसर्च, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन. बट अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री के कुछ हिस्ट्री के ऊपर अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, तो हम लेबोरेटरी मेथड दैट इज़ एम्पेरिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही जगह पे जाके हमारे पास हिस्ट्री की सारी नॉलेज नहीं हो सकती. हाँ, आर्चिव्स होते हैं, देन हमें लोगों को पहले के पूछना पड़ता है. सो दैट इज़ ऑल. सारी इन्फॉर्मेशन गेन करनी पड़ती है. एक ही सिर्फ लेबोरेटरी में जाके हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके हिस्ट्री हमें कुछ पता नहीं चल सकता. दिस इज़ सो बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड द हिस्टोरिकल इवेंट्स कैन नॉट बी रिक्रिएटेड. अब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गए वो हम वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते. हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले वर्ल्ड वॉर, तो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया है तो वो अब हम वापस रिक्रिएट नहीं कर सकते. हम ना ही वो टाइम पे प्रेजेंट थे. जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तब हम प्रेजेंट नहीं थे. ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉज दैट रिमेन टू रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस. हिस्ट्री में हम लॉज नहीं बना सकते जो टाइम के टू टाइम चेंज नहीं हो. हिस्ट्री वैसे ही है कि पहले की हिस्ट्री, अभी की हिस्ट्री, उसके आगे का बाद में, तो हिस्ट्री चेंज ही होने वाली है. तो नेक्स्ट पैसेज. To begin, we need an expert who knows the language and script of a historical document in order to read and understand its meaning. तो सबसे पहले हमें एक एक्सपर्ट चाहिएगा जिसको हमारे पास अगर एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है तो he should know that language and script of that document so he can read it and understand the meaning. और उसको पता चलेगा कि उनके पास है ना मेथड आगे वही आ रहा है. ऑल्सो द एक्सपर्ट्स कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग क्राइटेरिया सच एज लेटरिंग स्टाइल, ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा. तो एक्सपर्ट्स ऑथेंटिसिटी उसकी कैसे चेक करते हैं कि ये कब का है,
किसने लिखा होगा, वो एजम्पशंस बना सकते हैं। टू बी ट्रू हिस्ट्री में हिस्ट्री अगर करना हो तो एजम्पशंस कहीं ना कहीं बनाने पड़ते हैं। ये आपको नीचे जो टेबल है यहाँ पे दिया है उसमें आपको पता चलेगा, बट पहले यहाँ पे करते हैं। तो एक्सपर्ट्स ऑथेंटिसिटी बहुत सारे क्राइटेरिया से चेक करता है, जैसे कि लेटरिंग स्टाइल की कौन सी लेटरिंग स्टाइल यूज़ है। अगर आपने लाइक अभी का अगर हम ले तो लाइक अगर आपने MS वर्ड यूज़ किया रहेगा वर्ड पैड, तो उसके अंदर आपको के टेक्स्ट को लाइक उसमें लेटरिंग स्टाइल होती है कि लाइक कोई भी लेटरिंग स्टाइल लाइक कैलीग्राफी और सिंपल, वैसे हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। दैट इज़ लेटरिंग स्टाइल। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, ऑथर ने कैसे लिखा अगर हम देखेंगे तो अगर 3 पेपर उसने लिए उसमें उसको को पता है कि ये इसने ही लिखा है। तो इफ़ वी टेक एन एग्जांपल कि ये गांधी जी ने लिखा है तो पता चल जाता है वो, क्योंकि उनकी लेटरिंग स्टाइल अलग होगी, उनकी लिखने की कला अलग होगी, उन्होंने कुछ और सोच के लिखा होगा, तो वो पता चल जाता है। ऑथर उसने जिसने वो लिखा है। मैन्युफैक्चरिंग डेट एंड टाइप ऑफ पेपर, ये एक्चुअली हिस्टोरियंस को पता चल जाता है क्योंकि उनके पास लाइक वो एक्सपेरिमेंट करता है कुछ, दैट इज़ इन लाइक वो साइंस में आता है, तो वो एक्सपेरिमेंट करता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि वो लाइक पेपर कब मैन्युफैक्चर होता है, ताकि पता चले कि कितना पुराना है। स्टैम्प्स ऑफ अथॉरिटी एक्सेट्रा, जैसे कि आपको पता है स्टैम्प्स मिलते हैं। सच ए डॉक्यूमेंट इज़ फर्दर स्क्रूटिनाइज्ड बाय अ हिस्टोरियन विद द हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। लास्ट लाइन में दिया है स्क्रूटिनाइज का मतलब एग्जामिन करना प्रॉपरली, उसको लाइक इंस्पेक्ट करना कि वो राइट है कि नहीं। तो वो डॉक्यूमेंट लाइक जो भी उनको मिलता है इन्फॉर्मेशन, तो वो उसको लाइक पूरी एग्जामिन करते हैं कि इफ़ इट लाइक कब का है, राइट है कि नहीं, कि उनको मिला है वो अभी का है पहले का है। विद हेल्प ऑफ रिलेवेंट हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, वो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के थ्रू वैसे कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स लर्न दिस टेबल। Historical research method. Examining his writing of historical narrative. Examining relevant references of the available historical information. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसको एग्जामिन करना कि इफ़ दिस इज़ ट्रू और नॉट। देन सेकेंड पॉइंट, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। पहले तो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो भी तुम्हें मिल रही है उसको कलेक्ट करो। हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशंस, तो लाइक जो चेंजेस हुए उसको हाईलाइट्स करना। कैरिंग आउट कंपैरेटिव एनालिसिस, तो जो भी उन्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके ऊपर ही थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालो। देन थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड ऑल्सो वेरियस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क्स यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो जो भी उसमें रेफरेंसेस दिए तो टाइम एंड स्पेस को उसको कंसिडर करके वैसी वो हिस्ट्री लिखो, नैरेटिव जो लिख रहे हो उसको कंसिडर करके वो लिखो। और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब एक हिस्टोरियन एक एक्सपेक्टेशन रखेगा कि उसको ये उसमें से मिलेगा। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड यूज़ करके अपनी एक्सपेक्टेशन उसको पूरा एक हिस्टोरिकल नैरेटिव में लिखो। फॉर्मुलेटिंग रेलेवेंट क्वेश्चंस इन व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, तो एक रेलेवेंट क्वेश्चंस बनाओ, क्योंकि है ना क्वेश्चंस के बिना कभी भी चीज़ कोई क्लियर नहीं हो सकती। यू हैव टू ऑलवेज आस्क डाउट टू क्लियर आउट समथिंग। देन फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मतलब एजम्पशन, कि तुम अपने एजम्पशन लगाओ कि ये क्या हो सकता है। हिस्ट्री में एक्चुअली एग्जाम्पशंस लगाने ही पड़ते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि उसके बिना हिस्ट्री नहीं लिखी जा सकती। कहीं ना कहीं एजम्पशंस करने ही पड़ते हैं, बट उस एजम्पशंस को भी क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बहुत सारे सोर्सेज को यूज़ करके वो जो तुमने एजम्पशंस बनाए उसको एग्जामिन करो कि राइट है कि नहीं। सो वी आर डन विद दिस टेबल। देन वी कम टू नेक्स्ट पेज। मेथड्स ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल, archaeology, archival science, manuscriptology, epigraphy, analysis of lettering style, linguistics, numismatics, study of coins, genealogy, etc. तो ये तुम्हें एक क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि what are the various methods of disciplines। तो फर्स्ट है आर्कियोलॉजी मतलब है ना स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट फ्रॉम मटेरियल रिमेन्स। तो हम लोग देखेंगे कि हमें सॉइल में से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, फिर हमें उसे एग्जामिन तो करना ही पड़ता है। तो आर्कियोलॉजी मतलब वही उसकी स्टडी करना कि जो हमारे पास मटेरियल रिमेन्स है उसकी स्टडी करना।
Then comes archival science, study of any preserved documents and items. As you know the meaning of archives मतलब something preserved somewhere. Archives का meaning ये होता है. तो वही आर्चिवल साइंस मतलब कोई प्रिजर्व तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स है एक जगह पे, उसकी स्टडी करना. देन कम्स मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी, स्टडी थ्रू हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, जो हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी स्टडी करो. देन कम्स एपिग्राफी, एपिग्राफी मतलब स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन. सो यू विल थिंक व्हाट इज इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शन मतलब समथिंग कार्व्ड इन अ स्टोन और मेटल, तो उसके ऊपर लाइक उसकी कौन सी लैंग्वेज है, कब कार्व हुआ होगा, वो सब उस हिस्टोरियन को करना पड़ता है. हिस्टोरियन का मीनिंग है जो ये हिस्टोरियोग्राफी लाइक लिखता है, उसका यहाँ पे यह मीनिंग. आई विल लेट यू नो व्हेन वी कम ओवर देयर. देन कम्स एपिग्राफी और देन एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, कौन सी लेटरिंग स्टाइल यूज़ हुई है. लिंग्विस्टिक्स, तो स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस, कौन सी लैंग्वेज है वो. न्यूमिस्मैटिक, स्टडी ऑफ कॉइन्स. एज वी नो कॉइन्स टाइम टू टाइम चेंज होते आए हैं. जीनियोलॉजी, स्टडी ऑफ लीनेज, लीनेज मतलब फैमिली, तो हमें पता है कि वो शिवाजी महाराज की फैमिली ऐसे ऐसे थी, तो वो पूरा लाइक वो ट्री बनाते ना, फैमिली ट्री, बचपन में बनाया करते थे. ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, we have learnt about the historical research method, critically examining the historical sources and writing the historical narrative. तो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड में क्या होता है, पहले तो एग्जामिन करो, क्रिटिकली प्रॉपरली एग्जामिन करो हिस्टोरिकल सोर्सेज जो भी है, एंड देन राइटिंग हिस्टोरिकल नरेटिव. द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरिकल नरेटिव इज नोन एज हिस्टोरियोग्राफी. जो लाइक तुमने पूरी क्रिटिकली एग्जामिन करके जो नरेटिव लिखी है उसको बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी. दिस कैन कम इन फिलिंग द ब्लैंक्स और answer in one sentence. A scholar who writes such a narrative is a historian. और जो स्कॉलर ये नरेटिव लिखता है उसको हिस्टोरियन बोलता है. दिस टू थिंग्स यू हैव टू लर्न इट. दिस कैन कम इन फिलिंग द ब्लैंक्स. देन द हिस्टोरियन कैनॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नरेटिव. दिस इज़ वेरी ट्रू कि लाइक उसने कॉन्सेप्चुअल वर्क्स जो उसके हिसाब से रखे होंगे उसके ऊपर ही वो लिख सकता है कि उसने हाँ ये कि इसने यहाँ से इसके एक्सपेक्टेशंस और उसके एंड वहाँ तक उसका एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उसने बना के रखा है, तो वो वहाँ तक ही लिखेगा. और सारी इन्फॉर्मेशन उसको राइट मिले, उसने एग्जामिन किया और फिर वो रॉन्ग हो गई, तो वो अपनी सारी तो लाइक हिस्टोरियन एक ही हिस्टोरियन सारे अपने पास्ट इवेंट्स नरेटिव में नहीं बता सकता. द इंक्लूजन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स बाय द हिस्टोरियन ऑफ्टन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्चुअल वर्क्स एडॉप्टेड बाय हिम. कि क्या उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो एक हिस्टोरियन ने कौन सा अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिया है, उस एडॉप्टेड लाइक लिया है, उस पर डिपेंड होगा. हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. उसकी स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. जो उसने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क लिया होगा ना, उससे पता चल जाता है कि वो कौन सा हिस्टोरियन है. The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the world. Anciently ऐसा like historiography लिखना वैसा नहीं था. However, that does not mean that they were not aware of the historical time or were not eager to know about it. उसका मतलब ये नहीं कि उनको हिस्ट्री के बारे में कुछ पता नहीं था या फिर उन्हें जानने का कुछ लाइक they didn't wanted to even know about it, ऐसा कुछ नहीं था. Ancient people also felt the need of passing on the stories of the life and valor of the ancestors to the next generation. जो उनके ancestor ने bravery दिखाई, वो उनको भी मन था कि वो next generation को वो बताए. तो ancient communities all over the world used various means like cave painting, storytelling, singing songs and ballads etc. for this purpose. तो उन्होंने कौन सी मीन्स यूज़ किया, केव पेंटिंग, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग सॉन्ग, बलाड्स. उसके थ्रू उन्होंने अपनी बलाड्स का मीनिंग क्या होता है कि लाइक पोएम होती है जिसके अंदर शॉर्ट स्टोरी होती है, शॉर्ट पोएम के अंदर शॉर्ट स्टोरी. तो उन्होंने उससे लाइक स्टोरी टेलिंग, आपको पता है कि आपके जो नाना नानी होंगे वो आपको स्टोरीज़ बताते होंगे. सिंगिंग सॉन्ग्स, तो सॉन्ग्स के अंदर तो पता है कि फीलिंग्स होती है, देन मीनिंग्स होते हैं. देन केव पेंटिंग्स, केव के अंदर कुछ कार्व करना, एज आई सेड स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, तो उससे ही केव के अंदर पेंटिंग्स भी होती हैं.
देन एक्सेट्रा फॉर दिस पर्पस, तो ताकि उसके उनके जो एंसेस्टर ने ब्रेवरी दिखाई वो आगे के जनरेशन को पता तो होना चाहिए. दिस ट्रेडिशनल एलिमेंट्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. तो हम देख रहे हैं कि ये सोर्सेज बन गया अब हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के एग्जामिन करना. तो लाइक रिटर्न सोर्सेज में, लाइक रिटर्न सोर्सेज, मटेरियल सोर्सेज में के पेंटिंग्स आ जाएंगे, ओरल सोर्सेज में सिंगिंग सॉन्ग्स और बलाड्स आ जाएंगे, वैसे ही. Then comes modern historiography, that is 1.2 modern historiography. Four main characteristics of modern historiography. तो क्या है? Its method is based on scientific principles. It begins with the formation of relevant questions. Scientific principle पे उसकी मेथड होती है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है बताएं? लाइक लॉजिक होना चाहिए. साइंस में अगर आप पढ़ोगे तो लॉजिक नाम की चीज़ होगी. हिस्ट्री में वैसा नहीं है कि लाइक कुछ भी लिख दिया. लाइक अब अगर हमारे पास लॉज नहीं है, फॉर्मूलाज नहीं है, तो कुछ भी नहीं लिख सकते ना. दैट शुड बी समथिंग लॉजिक इन इट. सो उसके ऊपर वही है कि लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए हिस्ट्री में. इट बिगेंस विद द फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चंस. रिलेवेंट क्वेश्चन से ही हमेशा स्टार्टिंग होती है. दिस क्वेश्चन है एंथ्रोपोसेंट्रिक. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग नीचे ही लाइन में दिया. इट मीन्स दैट दिस क्वेश्चन अबाउट द डीड्स ऑफ द मेंबर्स एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड. तो ह्यूमन डीड्स मतलब कर्म. हिस्ट्री डज नॉट सजेस्ट एनी इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिवाइन एंड ह्यूमन डीड्स. हिस्ट्री के अंदर कोई इंटर रिलेशन नहीं है डिवाइन और ह्यूमन डीड्स में. भगवान और ह्यूमन डीड्स में कोई हिस्ट्री के अंदर नहीं है इंटर कनेक्शंस. तो एंथ्रोपोसेंट्रिक का मीनिंग पता चल गया. लाइक उसके अंदर कैसे क्वेश्चन होते हैं? एंशिएंट ह्यूमन सोसाइटीज़ के डीड्स के ऊपर होते हैं क्वेश्चंस. आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस आर सपोर्टेड बाय रिलायबल एविडेंस. तो इसके जो आंसर्स होते हैं वो रिलायबल एविडेंस के साथ ही उसको कंसिडर किया जाता है कि लाइक किसी ने अगर कुछ बोल दिया, आंसर उसका दे दिया, तो दैट डज नॉट मीन वो राइट ही होगा. उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी पड़ेगी. तो रिलायबल एविडेंस के थ्रू उसकी ऑथेंटिसिटी चेक होगी. हिस्ट्री प्रेजेंट्स अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड जर्नी विद द हेल्प ऑफ पास्ट ह्यूमन नीड्स. तो उन्होंने जैसे कर्म किए वैसे ही वो हिस्ट्री में एक ग्राफ प्रेजेंट होता है मैनकाइंड जर्नी का. It is said that modern historiography with above characteristics had its root in ancient Greek historical writings. एंशंट की जो ग्रीक हिस्टोरिकल राइटिंग्स की जो लाइक एंशंट में है उसमें है ना ये कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक बताई जा रही है कि हाँ ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. हिस्ट्री इज ओरिजिनली अ ग्रीक टर्म. हिस्ट्री एक ग्रीक टर्म है. दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन द फिलिंग द ब्लैंक्स. एंड ये हेरोडोटस, ये भी फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है. इनकी बुक्स का नाम भी याद रखना है. हेरोडोटस द ग्रीक हिस्टोरियन ऑफ द 5th century BCE यूज्ड इट फर्स्ट फॉर द बुक एंटाइटल्ड द हिस्टोरिस. हेरोडोटस ने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया हिस्ट्री अपनी बुक में जो था द हिस्टोरिस. तो ये नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि हेरोडोटस और उसकी साइड में बुक्स दी रहेंगी द हिस्टोरिस. आगे भी हम जो ये सारे नोटेबल स्कॉलर्स जो पढ़ने वाले उनकी भी बुक्स होंगी तो वो सारा आपको याद रखना पड़ेंगे. हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन था 5th century BCE का और उसने अपनी बुक बनाई थी द हिस्टोरिस. डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड historiography. Till the 18th century CE, Europe had achieved a remarkable progress in fields of philosophy and science. 18th century CE तक है ना यूरोप ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस बता दिया था फिलोसफी और साइंस में. स्कॉलर्स बाय देन हैड कम टू बिलीव इन द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टडिंग द सोशल एंड हिस्टोरिकल ट्रूथ बाय अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड. लाइक लॉजिकल थिंकिंग के थ्रू उन्होंने भी सोचा था कि लाइक हाँ कर सकते हैं हम हिस्टोरिकल ट्रूथ जान सकते हैं. नाउ द फिलोसॉफिकल डिस्कशंस focused more and more on the objective in history and historiography. फिलोसॉफिकल डिस्कशंस होते थे ना वो मोर और मोर है ना उसका उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता था हिस्ट्री और हिस्टोरियोग्राफी पे उनका ऑब्जेक्टिव उनके लाइक माइंड वहाँ पे चलता गया. प्रायर टू द 18th century ऑल यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ वर इंटरेस्टेड ओनली इन द philosophical discourses revolving around divine phenomena. वो जो ऊपर दिया है ना वो बाद में का है. बट पहले क्या था कि लाइक उनको है ना लाइक सारी जो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस थे ना उनको सिर्फ डिवाइन फिनोमेना मतलब गॉड के आजू बाजू जो चीज़ें हो उनको उसमें ही इंटरेस्ट होता था. हाउएवर ग्रेजुअली दिस सिनेरियो बिगन टू चेंज. ये चीज़ें चेंज हो गई. आज हमारे पास हिस्ट्री की बुक्स भी हैं. आई नो लॉट ऑफ पीपल माइट
not like this subject, but you have to study it. In 1737 CE, the Göttingen University was founded in Germany. 1737 CE में Göttingen University जर्मनी में फाउंड हुई थी. दिस यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट टाइम हैड एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. लेटर अदर जर्मन यूनिवर्सिटीज ऑल्सो बिकेम सेंटर्स ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़. सबसे पहली इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो जहाँ पे था वो गॉटिंगन यूनिवर्सिटी था, जो 1737 CE में थी. गॉटिंगन मतलब जी ऐसे ही तुम याद रख लो, गॉटिंगन जर्मनी, दैट विल बी ईजी. फिर बाकी सारी जर्मन यूनिवर्सिटीज़ हुई. देन कम्स नोटेबल स्कॉलर्स. ये थोड़ा बोरिंग है बट ध्यान दे देना. द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैनी स्कॉलर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. लेट अस हैव अ लुक एट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द फ्यू नोटेबल स्कॉलर्स. जितने भी स्कॉलर्स ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया वो इम्पॉर्टेंट है हिस्टोरियोग्राफी के डेवलपमेंट के लिए, तो थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं हम. इसके आगे का जो नोटेबल स्कॉलर्स का एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा. इफ़ यू वांट द मीनिंग्स ऑफ दिस वीडियो देन इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम अकाउंट लर्न एंड अचीव चैनल. And please like and share the video and subscribe to my channel. Thank you.